जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हम लोगों ने जनरल साइंस के पार्ट 1 को देखा था। क्वेश्चन हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से थे। अब आज की क्लास में हम लोग जो जनरल साइंस पार्ट 2 को देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, कुछ केमिस्ट्री के और कुछ बायोलॉजी के होंगे। तो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है फिजिक्स से क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग का सही क्रम। तो कांच निर्वात इज ग्रेटर देन जल इज ग्रेटर देन वायु। तो इसको हम कल बताए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है सी बाई वी के बराबर होता है। यह ना अपर्तनांक है, सी प्रकाश का वेग और बी ऑब्जेक्ट का वेग। कल हम ये देखे थे कि कांच का अपर्तनांक 1.5 था समथिंग, और निर्वात का 1 था, जल का 1.33 था, एयर का 1.00239 अप्रॉक्स था। क्योंकि वेग पूछ रहा है, इस नाते से जो रिलेशन इसका होगा कि वेग इन प्रोपोर्शन ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है जिसका ज़्यादा रहेगा उसकी वेलोसिटी कम रहेगी। तो इसी तरीके से वेग का सही क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें वेग किसका होगा, निर्वात की जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि अपर्तनांक 1 है, तो यानी कि सबसे बड़ा निर्वात होगा। फिर वायु 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि इन दोनों से तो कम ही होगा, तो दूसरे नंबर पर वायु हो जाएगी, और तीसरे नंबर पर जल हो जाएगा, क्योंकि 1.5 से इसकी वैल्यू 1 कम है, 1.33 है, तो तीसरे नंबर पर जल होगा, चौथे नंबर पर कांच। तो ऑप्शन बी लिखो, सी। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा जब वस्तु रखी होगी। इसको देखें कि अवतल दर्पण ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है ये, इसका पोल्स है जिसे हिंदी में ध्रुव कहते हैं। इसका ये सी है, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और ये फोकल लेंथ है। तो इसको हम देखें, वो ये बताना चाह रहा है कि जो है प्रतिबिंब आभासी और सीधा कब होगा। तो वस्तु अगर हम फोकल लेंथ और पोल्स पर रखें तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। तो फोकल लेंथ हो पोल्स के बीच में वस्तु रखी होगी तो आभासी व सीधा बनेगा। और दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और पी पोल्स। वस्तु यहाँ पर रखी गई है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ग्राफ से। क्वेश्चन नंबर 3, सिक्का और घंटी में प्रयुक्त मिश्र धातु होता है।
तो हम देखते हैं कि जो घंटी होती है प्राय यूज की जाती है डेली लाइफ में, तो वही घंटी है। तो कांसा, पीतल कि रोल्ड गोल्ड, तो कांसा उसमें यूज होता है, जो कि मिश्र धातु इसमें दो धातुएं होती हैं, कॉपर और टिन। पीतल में कॉपर और जिंक, और रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम, जिसे दूसरा सोना भी कहते हैं। ये आभूषण के काम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए, क्वेश्चन विल गो कांसा। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य हमें वास्तविक उदय से 2 मिनट पूर्व तथा 2 मिनट पश्चात दिखाई देता है। क्वेश्चन CDS, UPPCS, ROARO, NTPC में पूछा गया सवाल है। तो इसको देखते हैं कि 2 मिनट पूर्व और 2 मिनट जो है प्रकाश पश्चात दिखाई पड़ता है। तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन होगा, ना कि प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन में सूर्य का जो है रक्ताभ दिखाई देता है। सूर्यास्त होने से पहले और सूर्य के उदय होने से पहले और सूर्यास्त के उदय होने के बाद हम देखते हैं सूर्य का रक्ताभ कलर जो दिखाई पड़ता है उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लेकिन वास्तविक उदय से 2 मिनट पूर्व तथा 2 मिनट पश्चात दिखाई देने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसको हम आरेख के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये आपतित किरण है। इसको हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसे हम R कहते हैं। अपवर्तन कोण, अभिलंब और उसके बाद जो है आपतित किरण, और ये जो है अपवर्तित किरण है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना एंगल अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम R से इंडिकेट करते हैं। जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन ये झुक गई, जिसके कारण अपवर्तित किरण ये हो गई। तो इसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि एक्चुअल चीज़ें ना बनकर कुछ रियलिटी में ऐसा कुछ हमको प्रतीत होता है कि सूर्य हमें वास्तविक उदय से 2 मिनट पहले ही दिखाई पड़ जाता है, जबकि उसे बाद में दिखाई पड़ना चाहिए था। तो रीजन हम देख पा रहे हैं इससे, वास्तविक जो है ये है लाइन, और इससे पहले ही ये झुक जा रही है। इसका रियल जो ग्राफ हो वो यही है। तो इसके माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन सही होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, हवाई जहाज का ढांचा में प्रयुक्त मिश्र धातु
पहला कॉपर प्लस एल्युमिनियम, कॉपर प्लस जिंक, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 6, कार में पीछे के यातायात के लिए दृश्य के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? पहला अवतल दर्पण, दूसरा बेलनाकार, तीसरा उत्तल दर्पण। चौथा नाट। क्वेश्चन नंबर 7, ये ₹1 का सिक्का स्टेनलेस स्टील में प्रयुक्त किसका परसेंटेज अधिक होता है? फेरम, क्रोमीन, निकेल, कार्बन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि हवाई जहाज का जो ढांचा होता है उसमें प्रयुक्त कौन सा मिश्र धातु होता है? ढांचे में जो है हम देखते हैं कि एल्युमिनियम और मैग्नीज का एक मिश्र धातु होता है जिसे हम मैग्नीशियम कहते हैं, एल्युमिनियम और मैग्नीज का ये मिश्र धातु होता है। कार में पीछे के यातायात दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो उसमें अवतल दर्पण होता है कि बेलनाकार दर्पण का यूज होता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है? तो हमेशा हम उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका अवतल दर्पण का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। रीजंस देख लेते हैं।
क्योंकि अवतल दर्पण का काम यह है कि प्रकाश को कन्वर्ज करना, मतलब बटोरना। तो प्रकाश को बटोरना इसका काम है। लेकिन उत्तल दर्पण में प्रकाश को फैलाना इसका काम होता है। तो जिसकी वजह से हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ये प्रकाश को जो है फैलाता है, जिसकी वजह से हम कार में जो साइड के शीशे लगे होते हैं उसके माध्यम से पीछे आने वाली गाड़ियों को हम इजीली तरीके से देख सकते हैं। लेकिन वही अवतल दर्पण का प्रयोग करें तो उसमें जितनी दूर की वस्तु रहेगी उसको हमको पास में लाकर दिखाई देगा, जिसके कारण से एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। 1 रुपये का सिक्का जिसे स्टेनलेस स्टील में जितनी धातु में प्रयोग होती है, जितनी मिश्र धातु होता है इसका एक, तो प्रयुक्त किसका परसेंटेज उसमें अधिक होता है? तो उसमें कार्बन का परसेंटेज अधिक होता है। स्टेनलेस स्टील हो या 1 रुपये का सिक्का हो, फेरम, क्रोमीन, निकेल और कॉपर का संयोग होता है। 1 रुपये का सिक्का जिसे हम डेली लाइफ में देखते हैं वो इन्हीं धातु से मिलकर बना होता है। तो इसको याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बायोलॉजी से है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पहला यकृत, दूसरा पित्ताशय, तीसरा अग्नाशय, डीनाट। क्वेश्चन नंबर 9 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, डीनाट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 शरीर में ग्लूकोज की को ग्लाइकोजन परिवर्तित करता है। यकृत, दूसरा आमाशय, थर्ड पित्त में, डीनाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है?
पित्त का निर्माण होता है यकृत में, लेकिन यही चीज़ अगर कह दे संचय कहाँ होगा, पित्त का संचय, तो पित्ताशय में चला जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो ये है। अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि संचय कहाँ होता है, कहाँ निर्माण होता है। तो संचय पित्ताशय में होता है, लेकिन पित्त का निर्माण यकृत में होता है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरे नंबर पे अग्नाशय आता है, क्वेश्चन नंबर 10, शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित तो जो है, हम लोग देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में ग्लूकोज को जो ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता हो वो यकृत ही करता है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ब्लड में जो अत्यधिक ग्लूकोज आ जाता है उसमें ब्लड में, तो वो जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर देता है, और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन पुनः जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यकृत ही करता है, जिसके माध्यम से हमें एनर्जी मिलती है। तो ऑप्शन विल बी को यकृत। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना आए हों। तेनाते सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं। धन्यवाद। इसके साथ क्लास हम ओवर करते हैं। अगले पेपर सेट के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।